भावेंद्र त्रिपाठी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में सरकार की नीतियों और विकास कार्यों का उल्लेख किया और कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, निवेश और जन कल्याण के क्षेत्र में लगातार काम हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया और समाजवादी पार्टी साथ ही कांग्रेस को जिन्ना का उपासक बताया। साथ ही कहा कि पिछली सरकार में 2017 से पहले श्री राम बोलने वालों पर लाठी, डंडे और गोलियां चला दी जाती थी। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा, पहली बार हुआ है, पहली बार हो रहा है। विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है? ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना। आपने देखा होगा, आपदा के कारण किसान हो या बटाईदार या उसके परिवार का कोई सदस्य आपदा का शिकार होता है तो सरकार उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाती है। 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देती है। अभी मंच पर मैंने कुछ परिवारों को दिया है। गरीब कोई भी हो, दलित है, वंचित है, अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, आवास नहीं है, सरकार उसको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आच्छादित करके उसको सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध करवाती है। बहनों और भाइयों, भेदभाव कोई नहीं। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। मुझे आश्चर्य होता है, कभी कांग्रेस के एक राज्य में एक प्रधानमंत्री ये कहने के लिए मजबूर हुए थे कि मैं 85 रुपया बेचता हूं लेकिन जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 100 रुपया बेचता हूं, जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपया कौन खा जाता था? 85 रुपया खाने वाले यही लोग हैं जो आज सपा और कांग्रेस के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पैसा किसी युवा की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी गरीब के राशन का पैसा था, किसी गरीब के लिए आवास का पैसा था, किसी वृद्धजन के लिए, किसी निराश्रित महिला के लिए और किसी दिव्यांग जन के पैसा, उनकी पेंशन का पैसा था। यह पैसा किसी अन्नदाता किसान का था, यह पैसा किसी गरीब का था, लेकिन इसको डकारने का काम ये लोग कर जाते थे, इसलिए पैसा आप तक नहीं पहुंचता था। आज आप देखते होंगे डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, प्रदेश के 3 करोड़ 26 लाख अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचता है। एक बार बटन दबाते हैं लखनऊ में, पैसा सीधे एक साथ 1 करोड़ 6 लाख दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के खाते में पेंशन का पैसा उनके खाते में जाता है। आज राशन की सुविधा का लाभ लखनऊ में बैठे बैठे, स्क्रीन में बैठे बैठे हम देख सकते हैं कौन सी फेयर प्राइस शॉप से राशन दिया जा रहा है। और अगर कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है तो लखनऊ में हमारी स्क्रीन अलर्ट कर देती है कि फलानी जगह फलानी दुकान में घटतोली हो रही है, वहां पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है और तत्काल छापेमारी करके हम गिरफ्तारी कर लेते हैं। याद करिए, 2017 के पहले 10-10 वर्षों तक गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। कोई नई वैरायटी नहीं दी जाती थी। किसान परेशान था, नौजवान पलायन कर रहा था, व्यापारी भय के साये में जी रहा था। भय किस कदर था? 2016 में देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के डिप्टी एसपी और उनकी पत्नी का भी यहां पर गोली मार करके, यहां के गुर्गे और माफियाओं ने गोली मार करके हत्या कर दी थी। ये अराजकता थी बिजनौर में। सामान्य नागरिकों की क्या हाल रहे होंगे। और आज मुझे अच्छा लगता है
आज मुझे अच्छा लगता है कि हमने जो संकल्प लिया था अपराध मुक्त, अपराधियों से मुक्त उत्तर प्रदेश, आज वह बिजनौर भी माफिया और अपराध से मुक्त होकर के विकास के पथ पर तेजी के साथ अग्रसर हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिन लोगों को दंगा युक्त, गुंडा युक्त, अपराध और माफिया से युक्त बिजनौर चाहिए था, ये वे बांटने वाले लोग हैं जिन्हें जिन्ना पसंद है। हमें जिन्ना नहीं, हमें गन्ना पसंद है, इसलिए गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का दाम भी बढ़ाया है। आज बिजनौर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और उन्हीं बातों को लेकर के आज मुझे बिजनौर में 1000 करोड़ रुपए की मात्र 2 विधानसभाओं की बात कर रहा हूं। पिछले दिनों में बड़ा पूर्ण आया था और उस समय मैंने बुरहानपुर में सैकड़ों करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया था और वहां पर मुझे लगभग 3000 उन पाकिस्तान और बांग्लादेश से विस्थापितों को उनके जमीन के पट्टे उनको उपलब्ध करवाने का भी अवसर प्राप्त हुआ था, जो लोग लगभग 8 दशक से इंतजार कर रहे थे। 8 दशक से जिनके साथ न्याय नहीं हो पाया था। देश का विभाजन कांग्रेस के पाप के कारण हुआ, लेकिन खामियाजा इन सिख बंधुओं ने भुगता था। इन सिख बंधुओं ने भुगता था, पंजाब से आने वाले इन बंधुओं ने भुगता था, बांग्लादेश से आने वाले इन बंधुओं ने भुगता था। आज भी आप देखते होंगे बांग्लादेश में क्या पाप होता है। वहां पर दलित मारा जाता है, लोगों के मुंह बंद हो जाते हैं, कोई बोलता नहीं। उनके घर जलाए जाते हैं, कोई बोलता नहीं है। योगेंद्र नाथ मंडल के पाप के कारण ये हत्याएं हो रही हैं। बहनों और भाइयों, जब ये देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय देश के अंदर 2 ऐसे महापुरुष थे जो उस समय दलितों की आवाज बन करके देश की आजादी की लड़ाई में अपना योगदान देते थे। एक थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरा नाम था श्री योगेंद्र नाथ मंडल का। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सदैव भारत के अंदर भारत की आजादी के लिए ब्रिटिशर के खिलाफ लगातार मोर्चाबंदी किए थे, लगातार लड़ते रहे। योगेंद्र नाथ मंडल भी इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाते रहे। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हमेशा अपमानित करने का काम किया, लेकिन जब देश की आजादी नजदीक आई, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मजबूती के साथ देश की आजादी की लड़ाई से जुड़े रहे। लेकिन योगेंद्र नाथ मंडल मुस्लिम लीग के बहकावे में आ गए। यह देश आजाद होता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के न्याय और कानून मंत्री बनते हैं। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान चले जाते हैं, वे पाकिस्तान के कानून मंत्री बनते हैं। परिणाम क्या? देश का विभाजन होता है। विभाजन के बाद भी हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रुकता है। योगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से कहते हैं कि ये कत्लेआम रुकना चाहिए, तो वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम नहीं रोक सकते, क्योंकि हमने तो इस्लामिक स्टेट के रूप में पाकिस्तान को मान्यता दी है। योगेंद्र नाथ मंडल को अपनी जान बचा करके भाग करके वापस हिंदुस्तान आना पड़ा था। 1950 से लेकर के अगले 15-17 वर्ष वह व्यक्ति गुमनाम जीवन जी करके हमेशा के लिए इतिहास में विलीन हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश के वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों की लड़ाई को लेकर के लड़ाई लड़ते रहे,
आज भारत के अंदर, दुनिया के अंदर वंचितों और दलितों के मसीहा के रूप में सारे समाज के लिए पूज्य हो गए। मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा, पहली बार हुआ है, पहली बार हो रहा है। विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है? ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना। आपने देखा होगा, आपदा के कारण किसान हो या बटाईदार या उसके परिवार का कोई सदस्य आपदा का शिकार होता है तो सरकार उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाती है। 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देती है। अभी मंच पर मैंने कुछ परिवारों को दिया है। गरीब कोई भी हो, दलित है, वंचित है, अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, आवास नहीं है, सरकार उसको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आच्छादित करके उसको सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध करवाती है। बहनों और भाइयों, भेदभाव कोई नहीं। हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। मुझे आश्चर्य होता है, कभी कांग्रेस के एक राज्य में एक प्रधानमंत्री ये कहने के लिए मजबूर हुए थे कि मैं 85 रुपया बेचता हूं लेकिन जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 100 रुपया बेचता हूं, जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपया कौन खा जाता था? 85 रुपया खाने वाले यही लोग हैं जो आज सपा और कांग्रेस के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पैसा किसी युवा की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी गरीब के राशन का पैसा था, किसी गरीब के लिए आवास का पैसा था, किसी वृद्धजन के लिए, किसी निराश्रित महिला के लिए और किसी दिव्यांग जन के पैसा, उनकी पेंशन का पैसा था। यह पैसा किसी अन्नदाता किसान का था, यह पैसा किसी गरीब का था, लेकिन इसको डकारने का काम ये लोग कर जाते थे, इसलिए पैसा आप तक नहीं पहुंचता था। आज आप देखते होंगे डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, प्रदेश के 3 करोड़ 26 लाख अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचता है। एक बार बटन दबाते हैं लखनऊ में, पैसा सीधे एक साथ 1 करोड़ 6 लाख दिव्यांग जनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्ध जनों के खाते में पेंशन का पैसा उनके खाते में जाता है। आज राशन की सुविधा का लाभ लखनऊ में बैठे बैठे, स्क्रीन में बैठे बैठे हम देख सकते हैं कौन सी फेयर प्राइस शॉप से राशन दिया जा रहा है। और अगर कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है तो लखनऊ में हमारी स्क्रीन अलर्ट कर देती है कि फलानी जगह फलानी दुकान में घटतोली हो रही है, वहां पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है और तत्काल छापेमारी करके हम गिरफ्तारी कर लेते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद से वर्चुअल माध्यम के जरिए कानपुर के पनकी धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। करीब 45 साल पुराने स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से नया रूप दिया गया है। स्टेशन पर चौड़ा फुटओवर ब्रिज, रैंप, आधुनिक प्रतीक्षालय, वीआईपी लॉन्ज, नया टिकट काउंटर और बेहतर पेयजल व्यवस्था, साथ ही डिजिटल सूचना प्रणाली, आधुनिक शौचालय और आकर्षक लाइटिंग जैसी कई नई सुविधाएं बनाई गई हैं। लोकार्पण के मौके पर स्टेशन को फूलों और रोशनी से भी सजाया गया। स्टेशन के नए स्वरूप से पनकी, कल्याणपुर, रावतपुर और आसपास के इलाकों के यात्रियों को बेहतर रेल सुविधाएं और कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 75 नए स्वरूप वाले रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। इनमें लखनऊ मंडल का ऐशबाग जंक्शन भी शामिल है, जिसका पुनर्विकास किया गया है। बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ऐशबाग जंक्शन पर मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐशबाग जंक्शन का उद्घाटन किया गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस दौरान उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद रहे।
वर्चुअली प्रधानमंत्री की ओर से ऐशबाग जंक्शन का लोकार्पण किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से जनता को समर्पित की गई और इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। वहीं पीलीभीत जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने 3 एसडीएम का स्थानांतरण किया। अलग अलग तहसीलों के एसडीएम बदले गए हैं। मयंक गोस्वामी को एसडीएम अमरिया से एसडीएम पूरनपुर बनाया गया। हेमंत चौधरी को एसडीएम न्यायिक पूरनपुर से एसडीएम अमरिया की जिम्मेदारी दी गई। राम कुमार बैठा को न्यायिक एसडीएम पूरनपुर की नई जिम्मेदारी मिली है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने स्थानांतरण किया। 3 एसडीएम का स्थानांतरण किया है। 3 एसडीएम की जिम्मेदारी में बदलाव किए गए हैं। खुद डीएम ज्ञानेंद्र सिंह की ओर से बड़ा फैसला लिया गया, जहां 3 एसडीएम की जिम्मेदारियां बदली जा चुकी हैं। इनमें मयंक, हेमंत और रामकुमार बैठा का नाम शामिल है। हरदोई में प्रशासनिक फेरबदल किया गया। जिलाधिकारी अनुनय झा ने 5 उप जिलाधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव किए हैं। नई तैनाती के आदेश जारी किए गए। आशुतोष को उप जिलाधिकारी सदर हरदोई की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अवनीश कुमार को उप जिलाधिकारी शाहाबाद बनाया गया। शिव नरेश सिंह को अतिरिक्त अधिकारी द्वितीय कलेक्ट्रेट के पद पर तैनात किया गया। इसके अलावा शिवानी सिंह को उप जिलाधिकारी न्यायिक शाहाबाद का दायित्व सौंपा गया है। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए। डीएम अनुनय झा ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए हैं। हरदोई प्रशासन में बड़ा बदलाव किया गया है। नई तैनाती जारी की जा चुकी है। आदेश जारी हो चुके हैं। इनमें गुलाब चंद्र, आशुतोष, अवनीश कुमार, शिव नरेश सिंह और शिवानी सिंह का नाम शामिल है, जिनकी जिम्मेदारियों में अब बदलाव किए गए हैं। नई जगह पर इन्हें तैनाती दी गई है। उप जिलाधिकारी न्यायिक शाहाबाद का दायित्व शिवानी सिंह को सौंपा गया है। द्वितीय कलेक्ट्रेट के पद पर अतिरिक्त अधिकारी द्वितीय नरेश सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। अवनीश कुमार को उप जिलाधिकारी शाहाबाद बनाया गया। तो ये तमाम बड़े बदलाव किए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर जिलाधिकारी की ओर से ये तमाम बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए गए हैं। डीएम अनुनय झा की ओर से आदेश जारी किए गए। और वहीं फतेहपुर में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। 6 उप जिलाधिकारियों के तबादले हुए हैं। पिनाक पानी द्विवेदी को एसडीएम सदर नियुक्त किया गया। एसडीएम निशांत कुमार को एसडीएम बिंदकी की जिम्मेदारी मिली है। डीएम निधि गुप्ता वत्स ने तबादला किया। 6 उप जिलाधिकारियों के तबादले हुए हैं। पिनाक पानी द्विवेदी को एसडीएम सदर नियुक्त किया गया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद।